ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ पुनीत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। आनंद से भी आज हम बात करने वाले हैं। किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आज क्या लेकर हाजिर हुए हम लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरिया की। जी हाँ, सीरिया में जहाँ पर बिल्कुल उलटफेर हो गया है, लेकिन कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं कि आखिर 7 दिन में ये उलटफेर कैसे हो गया। 7 से 10 दिन लगे और सब कुछ पलट कर रह गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया ऐसा नहीं है कि सीरिया में फ़ौज नहीं थी, सीरिया के पास टैंक नहीं है, हथियार भी थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिर भी 7 से 10 दिन में ये सब कुछ हो गया। वही सीरिया जिसके पीछे रूस भी खड़ा हुआ था, वही सीरिया जिसके पीछे ईरान भी खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया कि वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ गया और रूस में शरण लेनी पड़ गई। इसके अलावा अब सीरिया का क्या होगा, वहाँ पर कौन दावेदारी कर रहा है, किसकी सत्ता होगी, और सत्ता होगी तो क्या उस सत्ता को मान्यता मिलेगी। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। और सीधे बात करते हैं आनंद से और उनसे समझते हैं कि सीरिया में ये हुआ क्यों, इसके पीछे की जड़ क्या रही, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई जिसकी वजह से सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। लेकिन हुआ क्यों, उसके सबसे पहले उसी पर आते हैं, क्यों हो गया ये। बिल्कुल, देखिए क्या है कि सीरिया में एक आधी सदी बीत गई है। जो असद सरकार चल रही थी, एक आधी सदी यानी कि करीब 53 साल तक असद परिवार का कब्जा रहा है सीरिया में, और उनकी सरकार रही है। इससे पहले उनके पिता हासिम अल असद 29 साल तक करीब उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनकी मौत हुई जब सन 2000 में। तो उसके बाद इनके बेटे यानी कि बशर अल असद, इनको शासन दे दिया गया, मतलब यानी इनको राष्ट्रपति बना मतलब ये दिया चुनी गया। हुई सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है ये। एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं परिवारवाद, तो कहीं ना कहीं वो भी परिवारवादी वहाँ पर है। तो बशर जो थे वो उनकी एंट्री कैसे हुई, वो तो क्या बोलते हैं कि लंदन में पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की। लेकिन इनके जो बड़े भाई थे 1992 में उनकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। तो उसके बाद इनको आनन फानन में बुलाया जाता है सन 2000 में, जब बशर अल असद को, इनकी पिता की जब मौत हो जाती है हासिम अल असद की। उसके बाद इनके पिता को इनको बुलाया जाता है और इनको जो है सत्ता सौंप दिया जाता है। तो देखना। जब इनकी एंट्री हुई थी, जब इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया था, तब वहाँ पर सीरिया में एक नारा चला था कि अब डॉक्टर की सरकार। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरी कर रहे थे वहाँ पर। और इसलिए इसको लेकर के, और इन्होंने बहुत स्टार्टिंग में प्रयास भी किया था कि सीरिया को एक अलग तरीके का देश बनाया जाए, मतलब अलग स्वतंत्रता हो। नए आए थे और बहुत सारी चीजें नए आए थे, लेकिन बदलने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन इनके पिता के रहते तो कुछ ऐसे जो विद्रोही गुट थे वो उभरे नहीं थे। लेकिन इनके आने के बाद कई ऐसे जो विद्रोही गुट थे जो एकदम सरकार पर हावी हो गए। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बशर अल असद असद है, वो देश तो छोड़ के चले गए, लेकिन सरकार अभी भी चल रही है। सरकार के जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद गाजी जलाली, वो प्रधानमंत्री अभी भी बने हुए हैं और उनकी सरकार अभी भी चल रही है। उन्होंने उनकी जो कल बयान आया था, उन्होंने बोला कि सरकार में अभी भी है, अभी भी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो जा रहे हैं दमिश्क, जो कार्यालय है दमिश्क में, वहाँ पर वो जाकर के काम कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान उनका बयान आता है इसी साथ ही कि मैं जो विद्रोही गुट है मैं उनके साथ हयात अल तहरीर के साथ, हयात तहरीर अल शाम इसका नाम। उनके जो प्रमुख नेता है उनका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। उनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब बात आती है अबू मोहम्मद अल जलानी की। ये जुलानी, ये कौन है? ये अल कायदा से जुड़े हुए बताए जाते हैं। बिल्कुल, 2013 में अल कायदा से जुड़े हुए थे, लेकिन 2013 में ये अपनी छवि को साफ करने के लिए इन्होंने 2013 में अल कायदा का साथ छोड़ दिया, और एक और संगठन थे जो आतंकवादी, उसका भी साथ छोड़ करके एक अच्छी छवि बनाने के लिए, अच्छे राजनेता बनने के लिए उन्होंने एक नया रुख अपनाया। लेकिन उन्होंने राजनेता बनने के लिए रुख जरूर अपनाया, लेकिन इसके बावजूद ये दिलचस्प है। बताएंगे कितने करोड़ का बिल्कुल, अमेरिका ने इनाम घोषित करा
लगा। बिल्कुल, करीब 10 मिलियन यानी कि भारतीय 83 मूल्य में देखा जाए तो 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। लेकिन अब जो सत्ता परिवर्तन हो गई है उसके बाद अमेरिका का भी बयान अब पलट गया है। अमेरिका कह रहा है दरअसल इस मामले में कि हमारी नज़र बाकायदा बनी हुई है। जो बाइडन है उनकी तरफ से कहा गया कि वहाँ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, और न केवल नज़र बनी हुई है, अभी बातों से काम नहीं चलेगा, बातें तो अच्छी अच्छी हो रही हैं, लेकिन काम जो होगा उसके आधार पर हम आगे होगा तो सीरिया से बातचीत भी करेंगे और यूएन के ज़रिए बातचीत करेंगे। इसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि अगर आनंद सीरिया में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, क्या अमेरिका उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हम कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अमेरिका शुरू से ही जब से वॉर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी वॉर हुआ है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। विद्रोही गुट वहाँ युद्ध, पर है बहुत ना? पहले से सक्रिय हैं, सही बात। बहुत पहले से चल रहा है और अमेरिका हर समय हस्तक्षेप किया है इस मामले पर कि वहाँ पर अब जैसे असद वहाँ पर जब रूस असद अभी रूस में वो पनाह लिए हुए हैं और ये रूस का इस पर बयान भी आया है। रूस ने बोला है, जो वहाँ के मंत्री हैं उनका कहना है कि पुतिन के आदेश के बाद उनको शरण दिया गया है मानवीय आधार पर। हाँ, तो अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका का क्या कहना, अमेरिका का इस मामले में क्या कहना है कि असद भले देश छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन हम जो वहाँ पर सरकार बना रही है, मैं उससे मिल करके बात कर करके और सीरिया को एक इस युद्ध से निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अमेरिका क्या है कि जब इससे पहले युद्ध हुई थी या युद्ध चल रहा था तो अमेरिका वहाँ पर भी, अभी भी अमेरिका का हमला वहाँ पे जारी है। अमेरिका के साथ साथ वहाँ पर इजराइल का हमला जारी है, रूस भी हमला कर रहा है, अब प्लस आज तुर्की ने भी हमला कर दिया। ये बड़ी खबर। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि स्थितियाँ वहाँ पर विकट क्यों हो गई, क्यों इतना ज़्यादा। दरअसल ये तो बहुत पहले से चल रहा था, 2013 से ही ये सब चल रहा था। बशर अल असद के खिलाफ जो है वहाँ पर विद्रोही गुट जो हैं वो एकजुट होने शुरू हो गए थे। अलग अलग कई सारे गुट हैं, लेकिन इसमें HTS हयात तहरीर अल शाम जो है ये सबसे बड़ा हम इसको गुट कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कारण ये रहा कि अमेरिका ने वहाँ पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे और प्रतिबंधों के चलते वहाँ पर महंगाई और दूसरी चीज़ें जो हैं उससे लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा था, और सामना करना पड़ रहा था तो लोगों में इस बात को गुस्सा जो है वो लगातार धीरे धीरे पनपता जा रहा था। इसके अलावा एक कारण और है, और वो है शिया और सुन्नी का मामला। इसको हम समझते हैं कि शिया और सुन्नी का मामला क्या है। ईरान सपोर्ट क्यों कर रहा था, असद को क्यों सपोर्ट कर रहा था, ईरान की तरफ से सपोर्ट क्यों दिया जा रहा था, और शिया सुन्नी का मामला क्या है, थोड़ा समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ईरान तो पहले सीरिया को नहीं मानता था, मतलब एक तरीके से पूरी विद्रोह में था, विरोध में था कि भाई सीरिया को नहीं मानेंगे। क्यों? ईरान का सपोर्ट करने का बस एक ही कारण है, क्योंकि वो शिया गुट से आते हैं। असद शिया गुट से आते हैं। लेकिन सीरिया में शिया बहुल्यता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहले तो क्या है कि असद भी इससे बचते थे क्योंकि उनको अपनी शासन चलाना था, लेकिन उन्होंने भी फिर खुल करके आया सपोर्ट किया क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। उनको चाह रहा था विदेशी शक्ति चाहने के लिए फिर उन्होंने एक तरीके से नया रुख अपनाया और ईरान का सपोर्ट मिला। उसके साथ साथ फिर रूस भी आ गया। ईरान भी जो है वो शियाओं को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, ईरान का सपोर्ट करने का 2-3 कारण रहे। ईरान तो पहले एक शिया मामले में सपोर्ट कर दिया, दूसरा इजराइल को कमज़ोर करने के लिए ईरान ने सीरिया का सपोर्ट लिया। कैसे सपोर्ट लिया? हिजबुल्लाह जो था वहाँ का जो गुट संगठन है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए सीरिया का इस्तेमाल किया, सीरिया को मैसेज बनाया। क्योंकि ईरान जो भी हथियार भेजते थे वो सीरिया के माध्यम से सीरिया को भेजते थे, सीरिया से हिजबुल्लाह को मिलता था। और इसीलिए इजराइल, आपको याद होगा कि इजराइल जब हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था तो उसने उस रास्ते को, जो लेबनान से सीरिया जो रास्ता जाता है, क्योंकि वहीं से सटा हुआ है बिल्कुल, तो लेबनान से सीरिया जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी खूब अटैक किए थे। वहाँ से लोग जो विस्थापित हुए थे वो भी इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन इसके पीछे इजराइल की दलील क्या थी? इजराइल की दलील ये थी कि हम उस मदद जो पहुंच रही है हिजबुल्लाह तक सीरिया के ज़रिए
जो ईरान से दी गई सीरिया और सीरिया से हिजबुल्लाह जा रही थी, हम उस मदद को रोकने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर अटैक किया है। तो इसीलिए आप समझिए कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल को भी ये पता था कि आगे ये होने वाला है, और अगर ये होगा और सीरिया पर ऐसा हो जाता है और वो अगर जो उसका बॉर्डर वाला इलाका है वहाँ तक अगर पहुँच इजराइल अपनी बनाता, और बहुत हद तक अंदर घुस गया है सीरिया में, अपनी फौजें बहुत अंदर तक, बिल्कुल सीरिया का बहुत जो उसे बॉर्डर से सटा हुआ जमीन है वहाँ गोलान हाइट्स की तरफ, गोलान हाइट्स तक कब्जा वो कर चुका है, इजराइल कब्जा कर चुका है। हाँ। अच्छा, इजराइल के जो नेता हैं नेतन्याहू, उनका बयान आता है, उन्होंने बोला कि ये जब देश छोड़ करके भागे, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो नेतन्याहू कहते हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और इजराइल में जश्न मनाया गया इसको लेकर के, और सीरिया में भी मनाया गया। सीरिया में जश्न मनाया गया, लोगों ने गाड़ी के हॉर्न बजाए, खूब खुशी में नाचे गए। दरअसल वही बात है कि सुन्नी और शिया जो है वहाँ पर अगर बात कर ली जाए सीरिया की, तो वहाँ पर करीब 10% के आसपास शिया हैं, और सुन्नी जो हैं, बाकी आबादी जो है वो सुन्नियों की है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा सत्ता या जो अधिकारी वर्ग जो थे वो सब शिया थे, क्योंकि अपने अपने को अपॉइंट किया जा रहा था ताकि विद्रोही जो हैं वो हावी ना हो जाएं। लेकिन यही गलती हो गई बशर अल असद के साथ, यही गलती हो गई, क्योंकि वहाँ वो लोगों में असंतोष इतना बढ़ता चला गया कि उसकी परिणति जो है वो हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये विद्रोही गुट HTS जो है जब आगे बढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, तो कोई विरोध भी आर्मी की तरफ से भी विरोध नहीं हुआ, आर्मी की तरफ से इसलिए विरोध नहीं किया गया क्योंकि इतने सालों से वहाँ पर वॉर चल रहे थे। सीरिया की सेना में करीब 3 लाख सैनिक थे, जो कि घट करके अब आधे हो गए, यानी कि 1.5 लाख के आसपास। अच्छा, 1.5 लाख में भी कितने जो सैनिक हैं वो विद्रोही गुट को सपोर्ट कर रहे हैं खुले मतलब खुले तौर पर। अच्छा, एक चीज़ और है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है उसमें सीरिया ऐसा नहीं है कि वहाँ ना कोई टैंक है ना फाइटर जेट्स है, कुछ ऐसा नहीं है। उनके पास टैंक भी है, फाइटर जेट्स भी है, उनके पास मिसाइलें भी हैं, उनके पास अच्छा जंगी बेड़ा भी है, छोटी सी नौसेना की टुकड़ी भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी 10 दिन में तो खेला हो गया, बिल्कुल पलट कर रख दिया। असल में हुआ क्यों? क्योंकि चल तो रहे थे काफ़ी सालों से, ये 10 ही दिन में क्यों हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि जो नाराज़गी थी असद से वो जनता से भी थी, पीक पे आ गई थी, बिल्कुल पूरा पीक पे आ गई थी, इसलिए उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया। अच्छा, देश छोड़ करके भागने वाली ये जो परंपरा चल रही है ये खाली सीरिया में नहीं, इसके पहले सबसे पहले हुआ अफगानिस्तान, फिर उसके बाद हुआ श्रीलंका के बाद आया बांग्लादेश के बाद अब आ रहा है सीरिया। तो ये जो प्रचलन में चल रहा है ना कि जो प्रमुख नेता है वो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, इस और जितने भी ये चारों मैं बता रहा हूँ सब जगह पर अंतरकलह, बहुत ज्यादा अंतरकल है। सब इसी बात को लेकर सीरिया के लोग टेंशन भी, हालांकि खुश तो हैं लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात की थोड़ी घर सी वापसी चिंता भी हो रही है। हाँ, घर वापसी हो रही है। लेबनान से लोग वापस हो रहे हैं। हाँ। लेबनान में कितने लोग शरण ले लिए थे, सीरिया का जो संकट गहरा रहा था तो लोग छोड़ कुछ लेबनान में चले गए थे, लेबनान के लोग सीरिया में चले गए थे। अब वो सब अपनी अपनी जगह वापस लौट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सीरिया के मोहम्मद गाजी जलाली, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम मिलजुल कर काम करेंगे। इशारा उनका एक प्रकार से पब्लिक मैंडेट की तरफ है। वो कह रहे हैं कि जनता चुनेगी तो फिर हम जिसे भी चुनेगी हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि राष्ट्रपति कहे तो समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता जिसे चुनेगी उसके साथ हम काम करेंगे। इधर जुलानी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और नई सत्ता बनाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मान्यता मिलेगी क्या? किसने मान्यता? अब देखिए ये तो यूएन डिसाइड करेगा, क्योंकि ब्रिटेन क्या कह रहा है? ब्रिटेन तो HTS को सपोर्ट करने के लिए एकदम खुले मंच दे दिया है कि भाई ये बड़ा दिलचस्प है। इसलिए ब्रिटेन देखिए, पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि ये जो अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है इनको आतंकी माना जाता था, ठीक है। और अभी भी अमेरिका समेत कई देश, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका मान रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन तो बिल्कुल दोस्त हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है, अब ब्रिटेन अगर सपोर्ट करता है, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान को कई ऐसे जो देश थे वो खुले मंच दे दिए थे कि भाई हम सपोर्ट करते हैं, आप सरकार बनाइए। उसी तरीके से ब्रिटेन जो पहला देश है वो
विद्रोही गुट को सपोर्ट कर दिया है, एसटीएस को सपोर्ट कर दिया है, बोल रहा है कि मैं आतंकी संगठन अब इस संगठन को अब आतंकी नहीं मानता हूँ। अच्छा, अब ब्रिटेन का सपोर्ट उसको मिल गया है, तो इस कारण से प्रधानमंत्री जो वहाँ पर हैं मोहम्मद गाजी जलाली, वो समर्पण कर दिए हैं विद्रोही गुट के सामने कि भैया आप जैसे बोलोगे मैं वैसे काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये दिखता नहीं है, क्योंकि जो अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं उन्होंने कल मतलब जाकर के दमिश्क में अपने बॉडीगार्ड के साथ बिना हथियार गए, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की, तस्वीरें सामने आई। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि मैं सीरिया की जनता को जितनी स्वतंत्रता देनी होगी मैं उतनी दूंगा। लेकिन कुछ उन्होंने क्लॉजेस भी लगाए हैं कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के पहनावे और क्या बोलते हैं, महिलाओं के पहनावे पर उनकी अनुमति जरूरी होगी। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये तालिबान पर फोकस चला जाता है कि अच्छा तालिबान वाला ही मामला तो कहीं अल-कायदा वाला असर जो है वो अलग हो गए, लेकिन अल-कायदा वाला असर जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो जाने वाला बिल्कुल। असल में अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है वो तो क्लास तो लिए हैं उन्हीं से। हाँ, क्लास तो हाँ। पूरा क्लास 2013 के पहले तो क्लास उन्हीं से लिए हुए हैं। हाँ। और ये लिए कैसे हुए हैं? इराक में ये अच्छे एजुकेटेड हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बिल्कुल इंजीनियरिंग करे हुए थे, पढ़े लिखे एक तरीके से, तभी तो इस तरीके से इतना उभर के नेता बन करके सामने आए हैं। तो एक डॉक्टर गया तो इंजीनियर आया। हाँ, एक डॉक्टर गया, एक इंजीनियर आया। ये तो बहुत बेहतरीन लाइन आप दे दिए सीरिया के लिए। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इराक में चल रहा था युद्ध, और ये थे कहाँ पर, ये थे आपका ये सऊदी अरब में पिता के साथ। इनके पिता एक कोई कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, उसमें वो काम कर रहे थे, बड़े ओहदे पर थे। तो उन्होंने उनकी जो ये थी, एक होती है ना कि जो देश के लिए काम करना, उन्होंने इराक में जाकर के, वो युद्ध चल रहा था, उन्होंने उस युद्ध में जाकर के शामिल हो गए और वो लड़ाई लड़ने लगे। उसी दौरान इनकी अलकायदा से मुलाकात होती है। अलकायदा से बगदादी उनसे मुलाकात होती है, फिर उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी। वहाँ से फिर वो आते हैं, उनको बगदादी द्वारा भेजा जाता है सीरिया की, जाओ आओ वहाँ पर आप इस सत्ता को उखाड़ टारगेट। तो देखिए ये दिलचस्प है कि एक तरफ सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अर्श से फर्श पर आ गए, तो कोई फर्श से अर्श पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है। लेकिन एक चीज़ और दिलचस्प आपको बताऊं कि ये जुलानी जो हैं, इनका असल नाम का इस्तेमाल अब ये करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो फिर हम आपको बता देते हैं। इनका असल नाम जो है अहमद अल शारा है, और ये चाहते हैं कि अब इनका यही नाम इस्तेमाल हो, अबू मोहम्मद अल जुलानी या फिर अहमद अल शारा, अहमद अल शारा। और एक प्रकार से आप ये समझिए कि पुरानी छवि जो है ना, इसको कवर करने की कोशिश है और एक नई छवि बनाने की कोशिश इनकी है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? सीरिया में इतनी जल्दी क्या शांति हो सकती है? तुर्की अपना हित देख रहा है, उसने भी वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीरिया में बशर अल असद जो हैं उनका शासन तो था, लेकिन पूरे सीरिया पर नहीं था, आसपास विद्रोही गुट और हैं और वहाँ पर भी चल रहा है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स तो चल रहे हैं आसपास। लेकिन बीच का अगर हिस्सा अगर हम देख लें सीरिया का, जिसमें दमिश्क और दूसरे जो अलेप्पो और दूसरे हिस्से जो आते हैं, वहाँ एसटीएस जो है अब जो कह सकते हैं कि वो ताकत में बनकर उभरी है। उसकी सत्ता तो नहीं आई, लेकिन सत्ता उसी के आने वाली है, ऐसा लग ज़रूर रहा है। रूस और ईरान जो हेल्प करने वाले थे वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर बहुत पाए, दिन से खड़े थे पीछे, बिल्कुल, और खुल के सपोर्ट भी कर रहे थे। सपोर्ट इसलिए कर रहे थे, ईरान 2-3 निशाना साधता था सीरिया के माध्यम से, हिजबुल्ला। लेकिन ये मुझे आनंद हैरानी हुई कि ईरान मदद नहीं भेज पा रहा था क्योंकि इधर इजराइल खड़ा था, ये कहा गया। लेकिन हिजबुल्ला जो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, वो तो वहाँ पर काउंटर अटैक कर सकता था, लेकिन हिजबुल्ला ने भी नहीं किया, क्योंकि इजराइल उसको बहुत कमजोर बना चुका है। हाँ। हिजबुल्ला को बहुत कमजोर तो क्या ये हम ये माने कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में जो जंग छिड़ी हुई थी और अभी थोड़ा सीज फायर है, तो उसमें हिजबुल्ला कमज़ोर हो चुका है और वो हिजबुल्ला
इजराइल जो बड़ा जीत का जश्न मना रहा था, मामला उल्टा, कहानी उल्टी है कि हिजबुल्लाह बहुत वीक हो चुका है बिल्कुल। इजराइल ने जो अटैक किया उससे। और देखिए हिजबुल्लाह भी चाहता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो सब देश से लड़ने लगेगा, जितने भी बॉर्डर सीमा पर जुड़े लगे हुए देश हैं, क्योंकि उसका भी एक दायरा है। उसको आगे का दिख रहा है कि बिल्कुल। आगे आगे भी और तो कहीं ना रसद कहीं- आना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईरान के इशारे पे हिजबुल्लाह चलता है। हाँ, जब तक ईरान नहीं बोलेगा कि भाई आप इसमें कूदो, तब तक वो नहीं कूदेगा, क्योंकि पूरी सपोर्ट। तो ये तो बड़ी एक प्रकार से सीरिया में जो उलटफेर हुआ है, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये बड़ी हार के रूप में ख़ास तौर पर अब ये रशिया और ईरान जो एक साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, दोनों दोस्त भी हैं, बिल्कुल। तो ये उनकी एक हार हो हार इसे माने हम, और अमेरिका, तुर्की, इजराइल और बाकी देश जो हैं उनकी ये जीत मान लें हम? बिल्कुल, देखिए इजराइल तो मजबूत हो गया है। नेतन्याहू ने ये बात बोल दिया। इजराइल तो मजबूत हो गया, no इजराइल doubt। मजबूत हो गया इस कारण से, क्योंकि अब जो हिजबुल्लाह को जो जाता था जितने भी हथियार वगैरह, अब वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल का विद्रोही गुट के साथ कुछ न कनेक्शन तो है, कुछ तो कनेक्शन है, तभी तो बिल्कुल ये भाग इजराइल गए थे, खुल नेतन्याहू करके शायद support ये कर रहे भाग हैं। गए थे, पूरा और भाग ये गए। इसकी ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है ये नज़र अभी आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और ये हुआ अभी है। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या सीरिया में शांति हो जाएगी? क्या सीरिया में जो एचटीएस है उसकी सरकार बन जाएगी? क्या वहाँ पर चुनाव होंगे? बहुत सारी बातें हैं जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, और इसमें अमेरिका, इजराइल और तुर्की का रोल कितना अहम होने वाला है, और इसके बाद रशिया कहाँ नया खेला करने वाला है, इस पर नज़र बनाए रखिए। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।